हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल EDU अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक वेक्टर, है ना। आज हम 11th क्लास का अपना वेक्टर स्टार्ट करेंगे। वेक्टर में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, है ना। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और बिना किसी देरी के हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले वेक्टर स्टार्ट करने के पहले आपको समझना पड़ेगा हम फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमारे फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसको हम तीन टाइप की हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक हमारी होती है स्केलर, दूसरी हमारी होती है वेक्टर, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरी क्या होती है टेंसर, हम इसको बोलते हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको क्या पढ़ना है, वेक्टर और स्केलर पढ़ना है, ठीक है ना। टेंसर को आपको नहीं पढ़ना है। टेंसर का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका बता देता हूं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, ये टेंसर क्वांटिटी के, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है, तो आपको इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। तो हमें पढ़ना है स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से। तो आप लोग अपने दिमाग में सोचिए और बताइए कि क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है। ये आप लोग खुद से सोचिए और इसके बाद में आपको डेफिनेशन बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। PQ क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, which have only magnitude and unit, which have only magnitude and unit to represent it, to represent it, टू रिप्रेजेंट इट। तो क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट टू रिप्रेजेंट इट, ठीक है ना। इसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं केजी हमारा क्या है, ये आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, इसको अगर आपको बताना है, तो सिर्फ आप इतना बता दो कि 5 kg। अगर आप कभी सब्जी लेने जाते हो या तो कुछ भी आप लेने जाते हो, किराना स्टोर पे जाते हो दाल लेने के लिए या कुछ भी लेने के लिए, तो आप उसको बता दो कि मुझे 5 kg चाहिए। उसको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा, बीम बैलेंस से आपको 5 kg वो वेट आपको मेजर करके वो आपको क्या कर देगा, दे देगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको और किसी चीज को बताने की जरूरत नहीं होती। क्या बताना पड़ता है आपको, फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट बताना पड़ता है, नंबर जो है आपका, और उसका यूनिट आपको बताना पड़ता है। दो चीज आपको बतानी पड़ती है, ठीक है ना। 5 kg, अगर आप उससे बोलोगे मुझे 50 ग्राम जीरा दे दो, है ना, तो वो क्या करेगा, आपने ग्राम में इसका यूनिट बताया, तो अमाउंट बताया आपने 50 और यूनिट बताया आपने ग्राम, तो इससे वो समझ गया कि आपको कितना देना है जीरा, ठीक है ना। तो इससे आप निकाल सकते हो कि किसी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कैसे बताते हैं हम उसको, अगर बताना हुआ तो। अगर हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मास। मास हमारा क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर,
टेम्परेचर भी क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड हो गई आपकी, स्पीड भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद आपका हो गया करंट, करंट भी क्या है आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिनको आप क्या बोल सकते हो, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको रिप्रेजेंट अगर आपको करना हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा और उसका आपको यूनिट बताना पड़ेगा। बस दो चीजें आपको बतानी पड़ेंगी और सामने वाला बंदा ये समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हो, क्या मांगते हो आप उससे, ठीक है ना। जैसे आपने बोल दिया कि मुझे 1 मीटर का आप कोई स्टिक दे दो, है ना, 1 मीटर का स्टिक दे दो, तो वो क्या समझ जाएगा कि कितनी लंबी होगी आपकी स्टिक, है ना, तो उससे वो मेजर करके आपको दे देगा, ठीक है ना। उसको और कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हमारा आता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब हम अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखें तो पहले आप खुद से सोचो और उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। चलो सोचा होगा आपने। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude, unit and a proper direction those physical quantity which have magnitude, unit and direction to represent it and it's follow the law of vector algebra। ठीक है, those physical quantity which have magnitude, unit and a direction to represent it and it's follow the law of vector algebra, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक तो उसका यूनिट होना चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर आपको किसी को डिस्प्लेसमेंट बताना है तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, वो कोई भी आदमी 5 मीटर चला ईस्ट डायरेक्शन में, ये इसका कंप्लीट मतलब हुआ। अगर आपने बताया कि कोई आदमी 5 मीटर चला तो इसका क्या मतलब हुआ, वो 5 मीटर किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, वो आपका क्या हो गया, स्केलर हो गया। स्केलर को हम क्या बोलते हैं, स्केलर में यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो। डिस्टेंस भी क्या होता है आपका, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। डिस्टेंस आपने बताया वो 5 मीटर, कोई भी आदमी 5 मीटर चला, ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक डिस्टेंस हो गई। लेकिन अगर यहीं पे आपने स्पेसिफाई कर दिया कि एक आदमी 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला, ईस्ट डायरेक्शन अगर आपने बता दी तो ये क्या हो गया, उस आदमी का डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो एक्ट करती है, ठीक है ना। अगर आपको किसी को फोर्स बताना हुआ, फोर्स आप क्या बताओगे कि एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो की डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये आपने बता दिया। और वो सरफेस आपने स्पेसिफाई कर दी कि वो आप अपर सरफेस के बारे में बता रहे हो या साइड वाली सरफेस के बारे में बता रहे हो। तो अगर अपर सरफेस के बारे में आप बता रहे हो, परपेंडिकुलर अगर आपने बताया तो इसका मतलब डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है।
डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गई। आपको कितनी चीज बतानी पड़ी? 3 चीज बतानी पड़ी। एक उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ा, दूसरा उसका आपको यूनिट बताना पड़ा, और तीसरा आपको उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ी। जब आप तीनों चीजें बताओगे तब वो कंफर्म होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में लग कैसे रही है, या उसका मैग्नीट्यूड और ये सारी चीजें, उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना? तो इसको आप इस तरीके से बताओगे। तो अगर मैं इसका वेक्टर का आपको एग्जांपल लूं तो एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? एग्जांपल इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेट्रा। बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है ना? ये आपके क्या होते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं ये सब। ठीक है ना? जैसे कुछ लोग क्या कंफ्यूज करते हैं कि करंट हमारा एक वेक्टर है या एक स्केलर है। तो करंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे अगर आप देखते होगे किसी वायर में अगर करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, और ये करंट इधर में जा रहा है। ठीक है ना? तो करंट अगर इधर जा रहा है तो आप तो बोलोगे कि सर ये आ रहा है और इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन भी है, ये इस डायरेक्शन में जा भी रहा है, तो ये इसकी तो डायरेक्शन भी हो गई, तो ये फिजिकल क्वांटिटी इस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्यों नहीं है? तो इसलिए ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। ये वेक्टर अलजेब्रा जब जैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको ये फॉलो नहीं करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, इसको हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। समझ आया आपको? तो ये आप नोट डाउन कर लेना, फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है ना? चलो अब मैं इसको रब करता हूं। अब हमें बेसिकली वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है, स्केलर की सिर्फ हमें डेफिनेशन देखनी थी क्या है वो। ठीक है ना? बिल्कुल लाइट मूड में होके पढ़ा करो, है ना? एकदम पूरा टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम फ्री होके पढ़ाई करो। मैंने आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो वहां पे आप पूछ सकते हो, या तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स हर जगह रहता है, तो वहां से जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है ना? आसानी से जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं वो आप जाके वहां से पूछ सकते हो। ठीक है? अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब अगर हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखें, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, ये हम देख लेते हैं। तो सिंबॉलिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मैंने ए लिखा, इसके ऊपर क्या करते हैं? हम एक एरो लगा देते हैं, ऐसे इस टाइप से हम एरो लगा देते हैं। तो इसको हम पढ़ते क्या हैं? ए वेक्टर। ए वेक्टर हम इसको बोलते हैं। ठीक है? इसी तरीके से आपने कैपिटल ए के ऊपर आपने एक एरो लगा दिया, तो इसको आप क्या प्रोनाउंसिएट करोगे? कैपिटल ए वेक्टर। ठीक है? कैपिटल ए वेक्टर। इसी तरीके से आपको बी वेक्टर के ऊपर अगर आपने एरो लगा दिया तो इसको आप कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे? बी वेक्टर। बी वेक्टर। ठीक है? अगर आपने यहां कैपिटल बी के ऊपर एरो लगा दिया तो आप क्या पढ़ोगे? कैपिटल बी वेक्टर। ठीक है? ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। हम सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? अब अगर यहीं पे अगर आपको गिवन है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं?
एक मॉड के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर का हमारा, यूनिट वेक्टर बोल रहा हूं, किसी भी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड होता है। तो हम इस तरीके से उसके मैग्नीट्यूड को निकालते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसके बाद देखते हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, वेक्टर इसमें आप थोड़ा सा लिख लो, आप वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय by an arrow. Vector is represented by an arrow. The length of the arrow, is the magnitude of the vector, is the magnitude of the vector and is the magnitude of the vector and direction of the arrow, direction of the arrow is the direction of वेक्टर। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ एरो क्या देता है हमें, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देता है। तो अगर हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, एक एरो से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका जो लेंथ होता है, ये लेंथ अगर हम देखते हैं ये कितनी है हमारी, एल लेंथ गिवन है। तो अगर ये ए वेक्टर है सपोज, तो अगर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें तो कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड एल आएगा। ठीक है ना, जो लेंथ ऑफ द एरो होगी। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या आएगी, जिस डायरेक्शन में ये एरो पॉइंट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी एरो की डायरेक्शन है, तो यही क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर हो जाएगी। ठीक है ना, लिख लो आप इसको फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट चीजें बताता हूं आपको, फटाफट नोट डाउन कर लो आप। कर लिया होगा। चलो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन से देखते हैं कि कौन सा वेक्टर है हमारा और कौन सा वेक्टर नहीं है। उसको आप लोग फटाफट बताओगे, है ना, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, फटाफट बस आपको आंसर करते जाना है कि कौन सा वेक्टर है और कौन सा वेक्टर नहीं है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। अगर मैंने कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया कहीं पे, कुछ इस टाइप का, तो क्या ये वेक्टर होगा? अगर मैंने कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया इस टाइप का, क्या ये वेक्टर होगा? अगर मैंने कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, अगर मैंने कुछ इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है, तो और एक मैंने किधर दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, तो आपको बताना है कौन सा वेक्टर होगा और कौन सा वेक्टर नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको बताना है। तो ये तो वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर हमारा क्या होता है, एक एरो होता है। तो ये तो कर्व्ड है, तो ये तो वेक्टर नहीं होगा। ये भी हमारा वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एरो नहीं बन रहा है, यहाँ पे ये हाफ बन रहा है। ये भी हमारा वेक्टर नहीं होगा। इसमें इसकी दो डायरेक्शन दिखाई हुई है, तो ये भी वेक्टर नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा, वेक्टर होगा। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। अब इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है, मान लो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है ना। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मान लो ये एफ वेक्टर है, इस 2 सेंटीमीटर एरो के लिए इसका मैग्नीट्यूड है एफ वेक्टर
का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें यहाँ पे इस लेंथ के लिए जो एफ वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक वेक्टर जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आपको बताना है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, एक एरो की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लेंथ है। अब आपको इसका भी मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है। नंबर 3 कितना है, ये अब 5 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। इसका भी आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। तो आप लोग फटाफट लिखो, फिर मैं अपना आंसर बताता हूं। आप लोग फटाफट लिख लो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। चलो लिख लिया होगा आपने, तो अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। अगर हमें क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 न्यूटन के इक्वल है, यही तो हमें गिवन है। तो अगर हम निकालें 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा, 10/2 न्यूटन के इक्वल होगा। तो 1 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं कितने के इक्वल हो गया, 5 न्यूटन के इक्वल हो गया। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। तो अब हम पहला देखते हैं, फर्स्ट हमारा देखते हैं। हमें कितना निकालना, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 सेंटीमीटर के लिए ये कितना होगा, 5 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले के लिए। अब हम दूसरा देखते हैं, सेकंड में क्या गिवन है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर के लिए क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर के लिए 5 है, तो 3 सेंटीमीटर के लिए 3 क्रॉस 5 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 15 न्यूटन। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 क्रॉस 5 न्यूटन, दैट इज 25 न्यूटन। ये आ गया आपका इसका मैग्नीट्यूड। तीनों का मैग्नीट्यूड आपने लिख दिया। ठीक है, हो गया। चलो अब मैं इसको रब करता हूं और फिर हम लोग अब आगे का देखते हैं। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन में आप इसी टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर कहीं पे आपको दिया हुआ है कि एक कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक कोई बच्चा है जो ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर चलता है और फिर वाई डायरेक्शन में वो कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। तो आपको बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये सब क्वेश्चन हम किस में देखेंगे, वेक्टर एडिशन में देखेंगे। जब हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो हम उसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि हम वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम यहां पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, सबसे पहला टाइप इसमें आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर हम किसको बोलते हैं, जीरो वेक्टर हम किसको बोलते हैं, द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। तो अगर हमें जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, यहां मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बताऊंगा बस। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड
ऑफ वन यूनिट, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ वन यूनिट को क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो क्या हो गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर हमें किसी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को अगर हमें दिखाना है तो रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें यूनिट वेक्टर का, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको हम एक कैप से दिखाते हैं। अगर हमने इसके ऊपर एक ऐसे टोपी जैसा कुछ बना दिया, कैप बना दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए कैप बोलते हैं। इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, ए कैप, क्या बोलेंगे हम, ए कैप, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना, ए कैप की वैल्यू। तो अगर कहीं भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हुआ तो आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद अपना तीसरा टाइप देखते हैं, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, टू वेक्टर्स हैविंग टू आर मोर देन टू भी हो सकते हैं, मोर देन टू वेक्टर्स, टू आर मोर देन टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, टू आर मोर देन टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, having same direction are called parallel vector, ठीक है ना। दो या दो से ज्यादा वेक्टर, अगर दो वेक्टर ऐसे गिवन है आपको, तो ये क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे, ठीक है ना। ये हो गए आपके पैरेलल वेक्टर। अगर कहीं आपको 3 वेक्टर इस टाइप से गिवन है, ये भी क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर हो गए। लेकिन अगर कहीं भी एक वेक्टर आपको ऐसे गिवन है, दूसरा ऐसे गिवन है, तो ये क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर नहीं होंगे। इनको क्या होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। अगर कहीं आपको ऐसी कंडीशन दी हुई है, ऐसी कंडीशन, तो ये भी हमारे पैरेलल वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। चलो, कर लिया होगा आप लोगों ने, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 4, 3 हो गया, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है हमारा, एंटी पैरेलल वेक्टर। आप खुद से सोचो दिमाग में तब तक कि कितना क्या होता है एंटी पैरेलल वेक्टर, आपका कैसा होगा एंटी पैरेलल वेक्टर। जो मैंने आपको पैरेलल वेक्टर बताया उसी से आप रिलेट करके socho क्या आएगा। तो अगर हम 4th टाइप देखते हैं, 4th टाइप हमारा क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर ये कैसा आएगा, अगर एंटी पैरेलल वेक्टर 2 आर मोर देन 2 वेक्टर्स, 2 आर मोर देन 2 वेक्टर्स, 2 आर मोर देन 2 वेक्टर्स इसमें एंटी पैरेलल में आप लिखोगे तो मोर देन 2 वेक्टर्स मत लिखो, आप सिर्फ 2 वेक्टर के बारे में आप बताओगे, है ना, क्योंकि मोर देन 2 वेक्टर्स हो जाएंगे तो आप कोई 2 पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 वेक्टर्स are called, 2 vectors are called parallel vector, anti-parallel vector, anti-parallel vector. 2 vectors are called anti-parallel vector if they have opposite
डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं कि किसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। अगर एक वेक्टर आपका ऐसे गिवन है और दूसरा वेक्टर आपका ऐसे गिवन है तो ये क्या होंगे, हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। मैग्नीट्यूड इनका कुछ भी हो सकता है, पैरेलल वेक्टर में भी आपका कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता था, उसमें जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड इतना सेम होना चाहिए या फिर डिफरेंट ही होना चाहिए, ऐसा कुछ बोलना उसके बारे में सही नहीं है। उसको हम क्या बोल सकते हैं कि उनकी डायरेक्शन सेम होगी, सिर्फ हम डायरेक्शन बोलेंगे, मैग्नीट्यूड हमारा कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गए एंटी पैरेलल वेक्टर। कोई वेक्टर आपको अगर इस टाइप से दिया हुआ है तो इसको आप क्या बोलोगे, ये एंटी पैरेलल वेक्टर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। अब हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ हमारा क्या होता है, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टू और more than two vectors having equal magnitude and same direction, equal magnitude and same direction are called इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है ना। यहां पे भी आप इसको क्या कर सकते हो, वेक्टर्स कर सकते हो, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं इक्वल वेक्टर हमारे होते क्या हैं। तो अगर हम देखें तो ये वेक्टर अगर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर एग्जैक्टली सेम लेंथ का होना चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलोगे, ये क्या होंगे, आपके इक्वल वेक्टर होंगे। अगर आपका ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो इक्वल वेक्टर के केस में आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अगर कहीं पे इस तरीके से आपको तीन वेक्टर गिवन है, ठीक है ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है तीनों की, तो आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक है। ये आप कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर हो सकते हैं, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो आप क्या बोलोगे, उनको इक्वल वेक्टर बोलोगे। तो इस तरीके से है। अब क्या होता है, अगर कोई वेक्टर आपको ऐसे गिवन है, ये यहां पे है, ये यहां पे है, इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है क्योंकि लेंथ इसकी ज्यादा है एक की कम है, तो ये क्या होंगे, आपके इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, ठीक है। फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। चलो, कर लिया होगा आप लोगों ने। तो हम अब सिक्स्थ देखते हैं। इक्वल के बाद हम लोग देखते हैं नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो आप लोग तब तक अपने दिमाग में सोचते रहो कि नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, ठीक है, फिर मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, है ना। तो जब भी मैं पढ़ाता हूं ना, तो आप अपना इमेजिन किया करो कि क्या मैं बता रहा हूं वो कैसे हो रहा है, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा बढ़िया से समझ आएगा। फिजिक्स इमेजिनेशन वाली चीज है, जितना ज्यादा आप इमेजिन कर पा रहे हो उतना बढ़िया से आप फिजिक्स को सॉल्व कर पाओगे, है ना, उतना बढ़िया से आप फिजिक्स को सॉल्व कर पाओगे। तो सिक्स्थ हमारा टाइप है। सिक्स्थ टाइप कितना हो गया हमारा, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है इसको आप बताओ। टू वेक्टर्स, इसमें सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, टू वेक्टर्स की बात करेंगे। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड opposite direction, equal magnitude and opposite direction,
इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। जैसे यहां पे आप देखो, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, एक वेक्टर आपका ऐसा है और दूसरा वेक्टर एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो अगर ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये क्या है, दोनों नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है ना, ये दोनों नेगेटिव वेक्टर हैं। अगर कहीं पे आपको ऐसा दिया हुआ है और एक वेक्टर आपका कुछ ऐसा हो गया, इसको हम नेगेटिव वेक्टर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। भले से इसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, लेकिन इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा नेगेटिव वेक्टर नहीं है। समझ आया आपको? तो इसको आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग सेवेंथ देखते हैं। सेवेंथ क्या है हमारा, नेगेटिव वेक्टर के बाद क्या आएगा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ये क्या होता है, टू आर मोर देन टू वेक्टर्स, टू आर मोर देन टू वेक्टर्स two or more than two vectors starting from same point, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। जैसे यहां पे अगर मैं दिखाऊं, दो वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो तो ये क्या होंगे, आपके को इनिशियल होंगे। अगर यहां पे मैं कुछ इस टाइप से दिखा देता हूं, ठीक है, इस टाइप से, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर है ये। अगर एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तीन वेक्टर ऐसे हैं आपके, तो ये को इनिशियल वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। टू आर मोर देन टू वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, अगर ये सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे हम मूव करते हैं और फिर देखते हैं क्या आएगी वैल्यू, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो आप लोग फटाफट, चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करता हूं। अब हम देखेंगे प्लेनर और नॉन प्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है ना, प्लेनर और नॉन प्लेनर वेक्टर। तब तक आप अपने माइंड में इमेजिन करो प्लेनर और नॉन प्लेनर के बारे में, कि कौन से वेक्टर को आप प्लेनर वेक्टर बोलोगे। 7 हो गया, अब हम लोग 8th अपना देखेंगे। 8th में हम लोग देखेंगे प्लेनर और नॉन प्लेनर वेक्टर, ठीक है, प्लेनर और नॉन प्लेनर वेक्टर देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं 8th प्लेनर वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, 2 आर मोर देन टू वेक्टर्स। इसमें 2 नहीं आप करो, यहां पे 2 तो हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। यहां आपको आप कर लो 3 आर मोर देन 3, ठीक है ना। 2 हमेशा कोप्लेनर होते हैं, दो को आपको प्लेनर लेने की जरूरत ही नहीं है। 3 आर मोर देन 3 वेक्टर्स प्रेजेंट इन सेम प्लेन are called coplanar vector, ठीक है ना। तो इसको आप कर लेना कोप्लेनर, ठीक है, इसको आप कोप्लेनर कर लेना। प्लेनर भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोप्लेनर आप कर लेना, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है।
अब यहां पे हम देखते हैं कि किस वेक्टर को हम कोप्लेनर बोलेंगे। इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे आप समझोगे, जैसे मेरे पास अगर दो वेक्टर हैं, सिर्फ मेरे पास ये दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर को आप कैसे भी रखोगे वो एक ही प्लेन में होंगे, उनसे एक प्लेन पास कर सकता है, ठीक है ना। कैसे भी आप रखोगे दो वेक्टर्स को, ठीक है। तो दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होते ही हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको प्लेनर वेक्टर एज्यूम करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये ट्रिक आप दिमाग में हमेशा याद रखना। आप क्या इमेजिन करोगे कि आपके हाथ में क्या है, एक कुल्हाड़ी है और उस कुल्हाड़ी को आप ऐसे कट करते हो, ऐसे आप उससे कट करते हो वेक्टर्स को, ताकि कंप्लीट वेक्टर आपका वन शॉट में कट हो जाए। अगर आप कुल्हाड़ी से कंप्लीट वेक्टर को वन शॉट में अगर आप कट कर देते हो तो समझ लो कि वो वेक्टर क्या है, प्लेनर वेक्टर है। और अगर आप वन शॉट में कंप्लीट वेक्टर को कट नहीं कर पाते हो तो वो क्या है, नॉन प्लेनर वेक्टर है। समझ आया। तो इसको अगर आप इमेजिन करो, ये आपका वेक्टर है, इसको अगर आप कुल्हाड़ी से कट करोगे तो यहां से कट करोगे तो ये कंप्लीटली पूरा का पूरा वेक्टर यहां से यहां तक ये कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये हमेशा कोप्लेनर ही होगा। अब मैं आपको तीन वेक्टर की कंडीशन दिखाता हूं। हमारे पास में कितने वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं। कुछ इस तरीके से हमें गिवन है, ठीक है, इस तरीके से गिवन है, 3 वेक्टर्स हैं। अब आप बताओ, अगर आप इसको कुल्हाड़ी से कट करो तो वन शॉट में अगर आप कट करोगे तो पूरे के पूरे कट हो जाएंगे, तो ये भी आपके क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। लेकिन अब मैं एक वेक्टर को थोड़ा सा अगर मैं यहां से टिल्ट कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं, इस टाइप से हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना। अगर ये ऐसा हो गया तो अब आप मुझे इमेजिन करके बताओ कि किसी भी तरीके से क्या आप इसको वन शॉट में कंप्लीटली कट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप। कुछ लोग इमेजिन कर रहे होंगे कि सर हमने यहां से ऐसे कट कर दिया, तो ऐसे अगर आप कट करोगे तो यहां से कट होगा, ये यहां से, ये बीच में से कट होगा। कंप्लीट वेक्टर तो आपका कट नहीं हो रहा है ना, कंप्लीट वेक्टर आपका कट होना चाहिए, इस तरीके से आपका कंप्लीट वेक्टर कट होना चाहिए, तभी आप उसको कोप्लेनर बोलोगे, ठीक है ना। तो अगर आप इसको इमेजिन कर रहे हो तो ये क्या है, नॉन प्लेनर वेक्टर है, ठीक है ना। ये एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर वेक्टर। क्योंकि किसी भी तरीके से आप इमेजिन करो, अगर आप कुल्हाड़ी आप यहां से चलाते हो तो ये दोनों तो कंप्लीटली कट हो जाएंगे, लेकिन ये बच जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर ये वेक्टर आपको गिवन है तो ये क्या है, नॉन प्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो अगर प्लेनर वेक्टर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 3D में आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि उनको हम कैसे कट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप एक नोट बना के एक पॉइंट लिख लेना, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर क्या होते हैं, हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है ना। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अब इसके बाद हम नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ हमारा क्या है, नॉन प्लेनर वेक्टर। नॉन प्लेनर वेक्टर, नॉन प्लेनर वेक्टर क्या होता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया, अभी जो मैंने आपको बना के दिखाया वो क्या था, हमारा नॉन प्लेनर वेक्टर था। 3 आर मोर देन 3 vectors are called non-planar if they are not present in same plane, ठीक है ना। तो किसी भी 3 या 3 से ज्यादा अगर आपको वेक्टर दिए हुए हैं और वो सेम प्लेन में प्रेजेंट नहीं है तो उसको आप क्या बोलोगे, नॉन प्लेनर वेक्टर बोलोगे, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, ये आपके टाइप्स खत्म हो गए। अब इसके बाद हम आगे मूव करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना हम देखेंगे, ठीक है ना। नोट कर लो आप लोग फटाफट। चलो, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करता हूं। अब हम लोग देखेंगे
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे निकालें, ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे अब, ठीक है। तो अब हम यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नहीं, एंगल, ये हेडिंग रहेगी आपकी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर कोई दो वेक्टर्स आपको गिवन है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर, ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से आपको दो वेक्टर गिवन है, ठीक है ना। अब इसको आपको क्या बताना है कि ये वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर की ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर वेक्टर को किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम मूव कराएं और उसकी ना तो डायरेक्शन हम चेंज करें ना तो उसकी लेंथ चेंज करें, ना तो लेंथ चेंज करने का क्या मतलब हुआ कि ना तो हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज करें और ना तो हम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करें। अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रखते हैं तो वेक्टर को कहीं पे भी मूव कराया जा सकता है 3D में, किसी भी प्लेस पे आप उस वेक्टर को आप अगर मूव कराते हो तो वेक्टर आपका सेम रहेगा, वेक्टर आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की कि अगर एक वेक्टर को आप एक प्लेस से किसी भी दूसरे प्लेस पे आप मूव कराओ तो वो वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होता है, वो वेक्टर सेम होता है, ठीक है ना। तो वही प्रॉपर्टी का मैं यहां पे यूज करूंगा। अब ये वेक्टर दो अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर इनके बीच का आपको एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है हमारा बी वेक्टर और ये है हमारा ए वेक्टर, हमने इनको टेल टू टेल अगर ज्वाइन कर दिया तो ये वाला जो एंगल आता है, सपोज ये एंगल आ गया थीटा, तो यही थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब इसी एंगल को हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं, दोनों वेक्टर को हेड टू हेड ज्वाइन कर दो आप। अगर इसके हेड को, जो मेरा ये बी वेक्टर है, इसके हेड को अगर मैं ए वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है ना। इसको मैंने उठाया, एज इट इज रखा, यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसको हमने क्या किया था, यहां से उठाया था, यहां कॉपी पेस्ट किया था, इसको उठाया हमने, कॉपी पेस्ट कर दिया यहां पे, ठीक है ना। सेम वेक्टर को हमने यहां पे ला दिया। अब उसी तरीके से यहां पे बी वेक्टर को हमने यहां पे ला दिया और ए वेक्टर को हमने यहां पे ला दिया, तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर। तो अगर ये एंगल आप देखोगे तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। जो ये वाला एंगल है वही एंगल आपका यहां पे भी बनेगा, ये भी एंगल क्या होगा आपका, थीटा होगा। तो यहां पे भी आप क्या बोल सकते हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर आप किसी भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हुआ तो या तो आप उसको टेल टू टेल ज्वाइन करो या तो आप उसको हेड टू हेड ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। दोनों केस में आपको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इस तरीके से हम एंगल निकालते हैं। तो इसके पहले आप डेफिनेशन लिख लो, इसकी डेफिनेशन क्या है, ज्वाइन both the vectors tail to tail and find the angle between the direction of two vectors। एक तो ये आ गई इसकी डेफिनेशन, और करके आप दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप, ज्वाइन बोथ द वेक्टर
join both the vectors head to head and find the angle between them. ठीक है ना, वही क्या होता है, एंगल ऑफ टू वेक्टर्स होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप एंगल को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, चलो कर लिया होगा आप लोगों ने नोट डाउन। अब मैं इसको रब करता हूं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हुआ, हेड टेल तो आप समझ रहे हो ना, जो मैंने हेड टेल आपको बोल दिया, ऐसा तो नहीं है ना कि हेड और टेल आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या है। हेड क्या होता है, जो एरो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वेक्टर का, उसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ठीक है ना, तो हेड टेल भी आप नोट कर लेना, कहीं आप कंफ्यूज करो तो। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया हेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ठीक है ना, ये हेड हो गया हमारा, ये टेल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं। जैसे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना, मैं रब कर रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या गिवन है, कुछ इस टाइप से गिवन है। एक वेक्टर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ ये कितना बना रहा है, 20 डिग्री बना रहा है, और एक दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रहा है। वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, ये वाला एंगल कितना है, 20 डिग्री। तो आपको बताना है इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, अब कोई दूसरी कंडीशन दी हुई है, ये फर्स्ट कंडीशन थी आपकी। सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ है, कोई वेक्टर आपका इस टाइप से दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री, और एक दूसरा वेक्टर है जो इस डायरेक्शन के साथ बना रहा है 60 डिग्री। इन दोनों के बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तीसरा क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है और एक वेक्टर एंगल बना रहा है कुछ, सपोज ये एंगल है 45 डिग्री। तो आपको इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। ठीक है, तीसरा और चौथा एग्जांपल हम देख लेते हैं, फोर्थ में क्या दिया हुआ है, यहां पे कुछ माइनस एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, माइनस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 60, और दूसरा वेक्टर है जो प्लस वाई एक्सिस के साथ बना रहा है 60। तो आपको इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, फटाफट आप इसका सॉल्यूशन लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना, चलो लिख लिया होगा आपने। अब मैं देखो बताता हूं इसको, हमें क्या करना है, टेल टू टेल ज्वाइन करवाना है। ठीक है, तो क्या करो आप, इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर था ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने दिखा दिया, यहां पे आपने इसको रख दिया, ये कितना बना रहा है, यहां से 20 बना रहा है, और वाई एक्सिस से ये कितना बना रहा है, 20 बना रहा है, दूसरा भी। दोनों को अब हमने क्या कर दिया, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। अब अगर ये 20 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 70 डिग्री। तो इनके बीच का अगर एंगल हम लिखे थीटा, तो 70 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आप लिख सकते हो। उसी तरीके से इसमें भी आप करो, इसमें आप क्या बना लो, सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ दिया हुआ है तो आप एक्स एक्सिस बस बना लो, और इसको आप ओरिजिन मान लो। ओरिजिन से ये वेक्टर कुछ ऐसे है, ये एंगल है 60 डिग्री, और इसी पे ये दूसरा वेक्टर है, इसका भी एंगल कितना है, 60 डिग्री।
तो आपको बताना है ये वाला एंगल कितना होगा। ये टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है, एक 60 हो गया, एक 60 हो गया, तो बचा हुआ मैंने मान लिया थीटा है। तो क्या लिख सकते हो आप 60 प्लस थीटा प्लस 60 इक्वल टू 180 लिख सकते हो आप। तो थीटा कितना आ गया 180 माइनस 120, तो थीटा कितना आ गया बताओ आप 120। अगर आप इसमें से घटाओगे 180 माइनस 120 तो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं, थर्ड देखते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, ये इस डायरेक्शन से कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये हमारी y डायरेक्शन है और y डायरेक्शन में ही हमारा दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इनके बीच का अगर हम एंगल लिखें तो कितना होगा 90 प्लस 45 कितना हो गया 135 डिग्री, ये आ गया एंगल। यहां पे आपको क्या करना है, मैं सब जगह टेल टू टेल बस ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप भी इसी तरीके से किया करो, सिर्फ टेल टू टेल ज्वाइन करके आप देखा करो कि क्या वैल्यू आएगी। अब मैं यहाँ पे एक्सिस बना लेता हूं, दोनों एक्सिस मैंने बना लिया। एक वेक्टर मेरा इधर है, कितने पे है 60 डिग्री पे, दूसरा वेक्टर मेरा इधर है, ये कितने पे है 60 डिग्री पे। ये एंगल बताओ आप, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल अगर आप निकालो, ये अगर 60 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब अगर मैं थीटा लिखूं तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री यही तो आएगा, 30 प्लस 60 कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। फटाफट सबका सोल्यूशन आप नोट डाउन कर लो। ये क्या है, ये सोल्यूशन वाला पार्ट है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको रब करता हूं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक ट्रायंगल में देखेंगे कि ट्रायंगल में अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसको आप कैसे निकालोगे, उनके बीच का एंगल अगर आपको निकालना हुआ तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है ना, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंगल में ही देखते हैं हम। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक वेक्टर ऐसे ए बी सी हम इसको बोल देते हैं, ए बी सी। एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है और तीसरा वेक्टर ऐसे है। तो आपको पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर, वेक्टर को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है एंडिंग पॉइंट बी है तो इसको आप ए बी वेक्टर से भी दिखा सकते हो। ठीक है ना, एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी वेक्टर, ये आपको बताना है पहला फर्स्ट पार्ट। यहां पे आप लिख लो एंगल, पहले लिख लो आप एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर और ए बी वेक्टर के बीच बताना है। दूसरा क्या बताना है, एंगल बिटवीन बी सी वेक्टर एंड सी ए वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड सी ए वेक्टर। ठीक है, तीसरा आपको बताना है एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर के बीच का एंगल आपको बताना है। और चौथा आपको क्या बताना है, एंगल बिटवीन बी सी वेक्टर, एंगल बिटवीन बी सी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर एंड आपको बताना है बी सी के बाद आप ले लो यहां पे सी ए वेक्टर। ठीक है ना, सी ए वेक्टर, बी सी और सी ए आपने लिया हुआ है, तो बी सी और ए बी के भी लिया हुआ है, इतना ही रहने देते हैं। चलो 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, और कॉम्बिनेशन हमने लिया हुआ है तो इसको हम देखते हैं क्या आएगी इसकी वैल्यू। तो आप फटाफट निकालो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या वैल्यू जाएंगे। निकाल लिया। कुछ लोग पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना, जब क्लास में पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने में होता क्या है कि वो बाहर देखते रहते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है, तो माइंड आपका कंसंट्रेट नहीं हो पाता है ना। तो
तो कंसंट्रेट करके माइंड को देखना आप शुरू करो लेक्चर। जब आप कंसंट्रेट करके देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगी। लेकिन ह्यूमन माइंड है, कुछ ना कुछ माइंड में चलता ही रहता है, कभी किसी की पेन खो गई, कभी किसी का कुछ खो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमेशा डिस्ट्रैक्शन होता है ना। तो आप क्या काम किया करो, जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो थोड़ा उसके टाइम पहले थोड़ा सा आप मेडिटेशन या योगा किया करो, है ना। धीरे धीरे अगर आप योगा या मेडिटेशन करोगे तो आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ता जाएगा, है ना। कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ेगा, आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाओगे और चीजें आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएंगी, है ना। तो अभी आप स्टूडेंट हो, अगर आप योगा या ये सब मेडिटेशन ये सब ट्राई करते हो तो ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आजकल बहुत सारे YouTube पे मिल जाते हैं, तो वहां पे आप देख के कि योगा कैसे किया जाए उसको आप करना सीख सकते हो वहां से, ठीक है ना। तो आपको डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो जब तक फ्री टाइम थोड़ा निकाल के आप वो सब भी किया करो। चलो अब हम लोग अपना सोल्यूशन देखते हैं। एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप उसको डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रहा है, आपको क्या कमी है वीडियो में, ठीक है ना, ताकि हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकें, ठीक है। आप बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल है, या क्वेश्चन बहुत ज्यादा लो लेवल के मैं बता रहा हूं, जो आपको लग रहा है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो कोई भी चीज आपको कोई भी लगता है कि कुछ इसमें इंप्रूव करने की जरूरत है तो उसको आप जरूर बता सकते हो, है ना। फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। तो आप लोग जरूर बताओ कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या करना है हमें। तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो अगर मैं इस वेक्टर को उठाऊं और कॉपी पेस्ट मैं यहां पे कर दूं, यहां पे अगर मैंने इस वेक्टर को उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया तो टेल टू टेल ये दोनों वेक्टर ज्वाइन हो जाएंगे। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था आपका, है ना। तो ये 60 डिग्री था, ये भी आपका 60 डिग्री था और ये भी कितना है, 60 डिग्री था, ठीक है। अब अगर मैं ये एंगल बताऊं तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, यही तो होगा। तो इसका अगर मैं आंसर लिखूं तो एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री, ठीक है। ये मैंने पहले का आपको बता दिया। अब BC और CA के बीच में बताना है। BC और CA में भी आपको वही करना है, BC को यहां से उठाओ और यहां पे कॉपी पेस्ट कर दो, तो BC और CA क्या हो जाएंगे, ये दोनों इस टेल टू टेल ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये एंगल भी आप अगर देखोगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री। तो ये भी कितना आ गया आपका, 120 डिग्री। अब आपको क्या करना है, AB और CA के बीच में बताना है, AB और CA के बीच में बताना है, ये इसके बीच में आपको बताना है एंगल क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करो आप, AB आपका एज इट इज रहेगा, CA को आप फिर से क्या करो, कॉपी पेस्ट कर दो, इसका भी एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तीनों के एंगल आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपली कितने आ गए, 120 डिग्री आ गए, ठीक है ना। अगर अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं रिवर्स कर दूं, अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन और आपसे पूछ दूं, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछ दूं मैं आपसे, एंगल बिटवीन BC वेक्टर एंड AC वेक्टर अगर मैं पूछ दूं, AC वेक्टर के बीच में आपको एंगल बताना है, ठीक है ना। AC वेक्टर के बीच में एंगल क्या आएगा, और तो इसको आप कैसे निकालोगे, पहले बताओ आप। तो यहां पे देखो, ये अगर डायग्राम देखते हो तो BC वेक्टर क्या है, BC वेक्टर तो आपका ये वेक्टर है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप AC वेक्टर को देखोगे, AC वेक्टर की डायरेक्शन आपकी इधर ना होके अब डायरेक्शन आपकी किधर होगी, इधर होगी, ये डायरेक्शन हो गई अब आपकी AC वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। तो अब अगर आप ये वाला एंगल देखोगे तो ये वाला एंगल कितना आएगा, यही तो होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। ये एंगल क्योंकि हमने हेड टू हेड ज्वाइन कर दिया तब भी आपका एंगल ही मिलता है, तो एंगल कितना हो गया आपका, 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि एंगल क्या आएगा। फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग मूव करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब करता हूं। अब हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे
और फिर वेक्टर एडिशन पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे और उसके बाद उस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसमें हम पहला देखेंगे ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ देखेंगे हम कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं। तो अगर कोई भी दो वेक्टर आपको गिवन है, सपोज ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर, और यहां पे दिया हुआ है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, ए है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, बी है, ठीक है। ये गिवन है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर को हम टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। वेक्टर को हम क्या करेंगे, टेल टू टेल हम ज्वाइन कर देंगे। दोनों वेक्टर को हमने क्या कर दिया, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, और उनके बीच का ये एंगल लिख लेते हैं थीटा। थीटा क्या है, थीटा हो गया हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की जगह पे आप कर सकते हो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये लिख सकते हो आप। ये हमें एंगल मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें इनका एडिशन करना है, चलो मैं इधर बताता हूं आपको क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमने सिर्फ एंगल निकालने के लिए किया है। एंगल निकालने के लिए टेल टू टेल हम ज्वाइन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से अब मैं एडिशन करने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, एडिशन करूंगा, इनका एडिशन करने जा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, एक जो हमारा वेक्टर है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर दिया, यहां पे ये हमारा बी वेक्टर है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, बी होगी। और दूसरे वेक्टर को हम क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर को हम क्या करेंगे, हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे। हम क्या करते थे, ये आपको बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज है, जब हम एंगल निकालते हैं तो हम टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो हम हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। इसके हेड से, पहले के हेड से दूसरे के टेल को हम ज्वाइन करते हैं, तब जाके हमारा वेक्टर एडिशन आता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो, तो अगर इसको आपने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो गया, ये आपका ए था, ये आपका ए हो गया, और ये इसकी लेंथ कितनी हो गई, बी हो गई। दोनों की लेंथ मैं लिख रहा हूं ए और बी। तो अगर हमारा रिजल्टेंट हम देखें तो क्या आता है, पहले के टेल से लास्ट वाला जो आपका वेक्टर है उसके हेड को अगर आप ज्वाइन करो तो वो आपका क्या आता है, रिजल्टेंट आर वेक्टर आता है, ठीक है ना। पहले आप क्या करोगे, एक वेक्टर को कॉपी पेस्ट कर दो, दूसरे वेक्टर को उठाओ और हेड टू टेल ज्वाइन करो, और फिर क्या करो, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उस लाइन के अलोंग ही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहां पे अगर आप निकालो तो क्या आएगा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब हमारा टारगेट क्या है, हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है कि इसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना आएगा, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड हमें बताना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा दूसरी पेन से आपको दिखाता हूं। हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ऐसे हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एक परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बताओ आप, अगर ये बी है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जो आपने थीटा निकाला था, अगर मैं इसको उठा के यहां पे पेस्ट कर देता, अगर मैं कुछ ऐसे कर देता, तो इस डायरेक्शन का अगर आप एंगल देखते तो ये और ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन कट कर रही है तो एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो ये भी थीटा होता, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना, ये एंगल थीटा हो गया। अब ये लेंथ तो हमारी ए गिवन है, ये लेंथ कितनी है हमारी, ए है, ये हमें ए गिवन है, और ये लेंथ हमें निकालनी है, ये लेंथ हमारी कितनी होगी ये हमें बताना है, ठीक है। ये लेंथ अगर हम देखें तो अगर ये थीटा है, मैं ये रेड वाले ट्रायंगल में जो ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। हम इसको दे देते हैं क्या, स्मॉल ए, बी, सी, और इसको दे देते हैं डी, ठीक है। स्मॉल में सब देते हैं, इसको हम बोल देते हैं डी।
तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल BCD में अगर देखते हैं, ट्रायंगल BCD में अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये एक 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं यहां पे। तो अगर मैं ये लेंथ निकालूं, ये वाली लेंथ कितनी आएगी, ये वाली लेंथ आपको निकालनी है, तो क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, कॉस थीटा आपका ये लेंथ आती, दिस डिवाइडेड विद दिस, यही तो आएगा। तो ये कितना है आपका BD डिवाइडेड विद कितना आ जाएगा, B इसकी लेंथ है। तो अगर आप BD निकालो तो कितना आपको मिल गया, B cos ऑफ थीटा मिल गया, ठीक है, B cos थीटा मिल गया। तो इसकी लेंथ आपको कितनी मिल गई, B cos ऑफ थीटा, यही तो मिला आपको। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो सेम तरीके से आप साइन थीटा लगा दोगे तो इसकी लेंथ कितनी मिल जाएगी, B साइन थीटा मिल जाएगी। साइन थीटा होता है दिस डिवाइडेड विद दिस, अगर आप निकालोगे तो ये B साइन थीटा मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का क्या मतलब हो गया, हमें इसकी लेंथ निकालनी है यहां से लेके यहां तक, इसका मतलब AC की लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे, ये जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखो आप, जो मैं पेन मूव करा रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगा मैं कौन सा ट्रायंगल लेने वाला हूं, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को लें तो हम क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही तो होता है। अगर आप हाइपोटेनस निकालो तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है। तो बेस स्क्वायर आपको कितना मिला हुआ है बताओ, A प्लस B cos थीटा, यही तो मिला हुआ है लेंथ आपको, इसका स्क्वायर कर दोगे, और ये क्या है, कितना मिला हुआ है, B साइन थीटा, B साइन थीटा स्क्वायर कर दोगे आप, ठीक है। तो अब दोनों का स्क्वायर आप करो तो क्या मिलता है आपको बताओ, आप यहां से मिल जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2 कैपिटल AB कॉस ऑफ थीटा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही तो मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, ये थोड़ा यहां पे गड़बड़ है, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा यहां पे, ठीक है ना, प्लस 2AB कॉस थीटा, ये मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस टर्म को और इस टर्म को अगर मैं एक साथ लिख दूं तो अब मैं यहां पे लिखता हूं, इसके बाद मैं यहां पे करता हूं, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे नोट, या तो यहाँ पे आप एक लाइन और कर सकते हो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो इसको अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ आप, A स्क्वायर और यहाँ पे B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों को अगर हम एक साथ लिखें तो कितना मिल जाएगा हमें, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, कितना मिल गया हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, यही तो मिलेगा, 2AB cos थीटा, यही मिलेगा ना। अब आप बताओ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर प्लस में है तो ये कितना मिल जाता है, 1 मिल जाता है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में देखा हुआ है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है तो आप इसका पिछला लेक्चर जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है, बेसिक मैथ का फर्स्ट लेक्चर, उसमें आप जाकर ट्रिग्नोमेट्री में देख सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना। वहाँ ट्रिग्नोमेट्री में मैंने फॉर्मूले लगाए हैं, फॉर्मूले बहुत सारे बताए हैं। तो अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा ये सब निकालना नहीं आ रहा है तो आप वहां से जाके आप देख लो, वो लेक्चर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन करोगे। अब हम इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो आर वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हमारा 1 हो गया, तो कितना मिल जाएगा हमें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू निकालोगे, ठीक है। आप इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं।
चलो कर लिया होगा आप लोगों ने नोट डाउन। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि अगर आपको इसके बीच का एंगल निकालना हुआ तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अगर इसके बीच का आपको एंगल निकालना हुआ तब आप कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट के बीच और किसी वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल निकालना हुआ। अब हम इसी डायग्राम से ही देखेंगे, इसी डायग्राम से हम समझेंगे कि क्या आता है एंगल, अगर हमें एंगल निकालना है तो, ठीक है ना। तो आप तब तक सोचो कि एंगल क्या आएगा। इस एंगल को मैं बता देता हूं, ये एंगल हमारा अल्फा है, तो आप निकालो अल्फा। आप कैसे निकालोगे, अल्फा क्या आएगा आपका। तो अगर हम लिखें यहां से, चलो मैं आपको बताता हूं, तो अगर हम लिखें यहां से तो क्या लिख सकते हैं हम, tan अल्फा। अगर मैं लिखूं tan अल्फा, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ADC। ADC जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, उससे अगर हम देखें तो कितना मिलेगा हमें, B sin थीटा डिवाइडेड विथ A प्लस B cos ऑफ थीटा। ये आपको tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये किसके साथ एंगल बन रहा है, वेयर अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड R वेक्टर। R वेक्टर और A वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं कि न्यूमेरिकल हम क्या क्या इस पे कर सकते हैं। चलो तो हम लोग अब इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं फटाफट। कुछ न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, अगर A वेक्टर आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन और B वेक्टर आपको दिया हुआ है 5 न्यूटन, और ये क्या है, दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, बोथ आर पैरेलल वेक्टर, बोथ आर पैरेलल वेक्टर, दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर हैं। तो आपको क्या बताना है, R का मैग्नीट्यूड बताना है, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है, फटाफट सॉल्व कर दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सबको सॉल्व कर देना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वेक्टर जो है ये इसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ये 10 न्यूटन हो गया हमारा A वेक्टर, और ये हमारा B वेक्टर हो गया, ये भी कितना हो गया 10 न्यूटन, 10 नहीं 5 दिया हुआ है, ये कितना हो गया 5 न्यूटन, ठीक है। तो अगर आपको A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकालना है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 15 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया, डायरेक्टली आप इसको ऐड कर दो। अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हो तब आप कैसे करोगे, क्या करोगे आप, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा होता है इसका वैल्यू, A स्क्वायर की वैल्यू रख दो आप 10 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस 10 क्रॉस 5 क्रॉस कॉस ऑफ 0, क्योंकि ये पैरेलल हैं तो कॉस कितना होगा 0 होगा, तो कितना आ जाएगा बताओ आप, 100 प्लस 25 प्लस 100, यही आएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको 15 न्यूटन। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, इससे कितना आएगा। अब अगर दो वेक्टर हमारे एंटी पैरेलल दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 2, A वेक्टर हमारा कितना है 10 और B वेक्टर हमारा गिवन है 2 न्यूटन, ठीक है, और दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। तो आपको R का मैग्नीट्यूड बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं, फटाफट आप इसको सॉल्व कर लो, 1 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। तो A वेक्टर आपका अगर ऐसे है, ये आपका हो गया A वेक्टर, ठीक है, कितना है इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, और B वेक्टर आपका कुछ ऐसे है,
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2 न्यूटन। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यही तो मिलेगा आपको आर वेक्टर। तो अगर दोनों वेक्टर को आप ऐड करते हो तो ये जो है इसके एंटी पैरेलल है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 8 न्यूटन मिल जाएगा। दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 न्यूटन मिल जाएगा। अगर फॉर्मूले से आपको निकालना है तो फॉर्मूले से भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, अब मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3 आपको। अगर आपको ए वेक्टर गिवन है मान लो 3 न्यूटन, बी वेक्टर आपको गिवन है 5 न्यूटन। ठीक है, और ये दोनों किसके, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, ऐसा आपको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको बताना है क्या आएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा ये बताना है आपको। अगर आप इसको सोल्यूशन लिखोगे, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कर लो आप, 1 मिनट का क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एक वेक्टर आपका ऐसे है और दूसरा वेक्टर आपका ऐसे है, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, हमने मान लिया। ठीक है ना, 3 है तो थोड़ा छोटा होगा, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो अब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर आर वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालो तो डायरेक्टली क्या आ जाता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। 2ab cos थीटा हमारा 0 हो जाता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि यहां पे ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री और आप जानते हो cos 90 कितना देता है, 0 देता है। तो 2ab cos थीटा वाला जो पार्ट था उसमें cos 90 की वजह से वो पार्ट 0 हो गया, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। तो एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो 0 हो जाएगा। तो यहां से आप लिखोगे तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना मिल जाएगा, रूट 25 एंड 9, 25 प्लस 9 कितना मिल जाएगा आपको, ऐड करोगे आपको कितना मिल जाएगा 34 न्यूटन। ये तो मैग्नीट्यूड मिल गया। अब अगर आपको एंगल भी निकालना है, एंगल अल्फा अगर आपको निकालना है, अल्फा क्या आएगा, अल्फा क्या था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, वही तो था। तो tan अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, tan अल्फा क्या मिलेगा, b sin थीटा डिवाइडेड विद a प्लस b cos थीटा। ठीक है ना, यही तो था। अब ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। अब इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं इसको रब करता हूं, फिर उसके बाद मैं यहां पे आपको सॉल्यूशन बताता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, तब तक आप निकालो क्या आएगा उसका आंसर, फटाफट निकाल के अपने कॉपी में आप रखो, जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप मैच कर लेना उससे। ठीक है, अब देखो tan अल्फा क्या मिल जाएगा यहां से आपका, tan अल्फा कितना मिल गया बताओ आप, यहां पे आपका tan अल्फा है, b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी है 5 है, कितनी है 5, sin 90 मिलेगा यहाँ पे आपको, sin 90 डिग्री डिवाइडेड विद a कितना दिया हुआ है आपको 3 प्लस 5 cos 90, यही तो मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा ये 5/3, ये कितना मिल गया आपको 5/3, क्योंकि cos 90 0 होता है और sin 90 1 होता है, तो ये आ गया 5/3। तो ये आपका एंगल आ गया। अगर आपको अल्फा पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 5/3, tan इनवर्स 5/3, ये आपका एंगल अल्फा आ जाएगा। ठीक है ना, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन हम लेंगे, अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, चलो अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन हमें गिवन है, दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है ना, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल है थीटा। तो आपको बताना उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर, कोई भी क्वेश्चन होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या है, एक ए वेक्टर दिया हुआ है और एक
बी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर। क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों कितना है? ए के इक्वल है। तो आपको बताना है अगर इनके बीच का एंगल, अगर एंगल दिया हुआ है थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये आपको दिया हुआ है कितना है? थीटा। तो आपको आर वेक्टर का क्या बताना है? मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, फटाफट इसको आप सॉल्व कर लो, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं इसका। यहां पे देखो आप, ये है आपका ए, इसका मैग्नीट्यूड है ये ए, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका भी मैग्नीट्यूड है ए, और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो अब अगर आप आर वेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यही तो होता है। ठीक है, तो अब यहां पे आप रख दो वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना मिल जाएगा आपको? कॉस थीटा ही रहेगा, एंगल थीटा दिया हुआ है इनके बीच का, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप? यहां से मिल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, यही तो मिलेगा ना। अब 2a स्क्वायर को आप बाहर कर लो तो √2a आपका बाहर आ जाएगा, और अंदर में क्या मिल जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाएगा। अब आप क्या करो, कॉस थीटा को 2 इंटू थीटा बाई 2 कर लो। आप क्या करो, कॉस थीटा को क्या कर लो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल रहे हैं, कितना आ गया? √2a आ गया, रूट अंडर 1 प्लस, अब कॉस थीटा को क्या कर लो, कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा बाई 2, ऐसे कर लो, 2 इंटू थीटा बाई 2 कर लो, तो 2a का फॉर्म बन गया। कॉस 2a कितना होता है बताओ आप? रूट अंडर 1 प्लस, यहां पे क्या मिल जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। ठीक है, यही तो होता है। आपने देखा होगा, मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया था, आप वो लेक्चर जाके देख भी सकते हो। तो अगर आपको दिया हुआ है कॉस ऑफ 2 थीटा, तो इसका क्या आता था? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता था, 2 थीटा अगर दिया हुआ है। तो यहां पे क्या है, कॉस थीटा को अगर आप साइन थीटा को अगर आप कॉस थीटा में चेंज कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता था आपका? -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता था। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या मिलता था? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यही तो आता था, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से आता था, है ना। अब हमने सिर्फ किया क्या है, जहां पे हमारा थीटा था 2 इंटू थीटा था, वहां पे हमने 2 इंटू थीटा बाई 2 कर दिया और कुछ नहीं किया है। तो यहां पे कितना आ गया? थीटा बाई 2 आ गया। तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, तो कितना मिला? √2 इंटू ए, और इसमें कितना मिल गया? रूट अंडर 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मिल गया, मिला। अब यहां पे 2 को आप क्या करो, 2 को आप बाहर ले लो, तो कितना मिल जाएगा ये आपको? √2a इंटू √2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, यही तो मिलेगा। स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे आप तो सेम वैल्यू यही आ जाएगी आपके। तो ये क्या मिलेगा? 2a कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल थीटा दिया है, गिवन है, तो आप अगर उसके बीच वो रिजल्टेंट अगर आपको निकालना रहे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको एंगल भी निकालना है, एंगल अगर आपको निकालना है tan अल्फा, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद ए वेक्टर, तो क्या लिखते हो आप? b sin थीटा डिवाइडेड विद a प्लस b कॉस ऑफ थीटा, यही तो लिखते हो आप। b sin थीटा कितना मिलेगा? a sin थीटा आ जाएगा डिवाइडेड विद a प्लस a कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसको लिख लो आप sin थीटा डिवाइडेड विद 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। a आपका कैंसिल हो जाएगा, a आप कॉमन लोगे और ऊपर नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको tan अल्फा की वैल्यू मिल गई। तो अगर आपको अल्फा निकालना है तो कितना मिल जाएगा?
tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड विद 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना, इस तरीके से आप निकाल लोगे। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो कर लिया होगा आपने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर दिए हुए हैं और उनका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। ठीक है ना, दो वेक्टर्स के बीच का दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, एक है 10 और दूसरा है 2। तो आपको बताना है कि उनका कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है। 10 और 2 अगर मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हैं तो उनको हम किसी भी एंगल पे अगर ऐड करें तो क्या पॉसिबिलिटी है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड आने, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा वो आपको बताना है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है कितना है 10 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 2। अब इसमें बताना है व्हाट वैल्यू ऑफ आर वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज पॉसिबल। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। पहला 1 न्यूटन, दूसरा 7 न्यूटन और तीसरा क्या दिया हुआ है आपको 10 न्यूटन, चौथा 11 न्यूटन, पांचवा ये न्यूटन में है दोनों, पांचवा क्या दिया हुआ है 13 न्यूटन और छठा दिया हुआ है 20 न्यूटन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से मैग्नीट्यूड पॉसिबल हैं। तो अगर मैं इसका बताऊं आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब आता है, आर मैक्स कब आता है, आर मैग्नीट्यूड अगर मैक्स मुझे निकालना हुआ तो कब आता है, अगर ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाए तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आर मैक्स के लिए निकालेंगे आर मैक्स। इफ इज पॉसिबल इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल हैं तभी पॉसिबल है। तो उस केस में आर मैक्स कितना आएगा, आर वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना आएगा बताओ आप, 10 + 2 दैट इज 12। ठीक है, अब अगर आर मिनिमम निकालना है, आर मिनिमम इज पॉसिबल, आर मिनिमम कब पॉसिबल होता है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एंटी पैरेलल, अगर दोनों क्या हो एंटी पैरेलल हो। ठीक है ना, दोनों क्या है एंटी पैरेलल हैं। तो आपको बताना है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो आर मिनिमम अगर आपको निकालना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये क्या निकालना है मिनिमम आपको निकालना है, तो कितना आएगा बताओ, 10 - 2 दैट इज 8। तो 8 और 12 के बीच में तो रेंज आपको क्या रखनी है, रेंज आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई 8 to 12। 8 to 12 के बीच में जितने भी आपके ऑप्शन हैं सभी करेक्ट हैं। 8 to 12 के बीच में क्या आएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। ठीक है ना, तो यही वैल्यू आएगी। मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हम देख लेते हैं, उसके बीच में जो भी वैल्यू रहती है वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड हो सकता है उसका किसी भी एंगल पे, लेकिन अगर उसके रेंज के बाहर है,
उसके बीच में नहीं है, रेंज के बीच में नहीं है, तो उसका मैग्नीट्यूड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो, तो अब नोट डाउन कर लिया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ अच्छे और न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम देखेंगे वेक्टर सबट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, और आपको अगर आपको देखना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो वो भी हम लोग देखेंगे। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे तो हमारा वेक्टर का टॉपिक और ज्यादा कंप्लीट होगा उससे। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।